पिछली क्लास में विम का डिस्प्लेसमेंट लो कंप्लीट कर लिया था, है ना। देखो रेडिएशन में बाकी सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। देखो आज हम रेडिएशन का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रेडिएशन का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब रेडिएशन के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ, है ना। वही तो रेडिएशन के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या होता है वो देखते हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए ऑर्डिनरी टाइप का केस दे रहे हैं, है ना। इसको समझने के लिए ऑर्डिनरी टाइप का केस देते हैं, इसको देखना है ना। तो जैसे इस बार मान लेते हैं कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे गर्म पानी मान लेते हैं ना। कोई मान लेते हैं कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T है और इसको किसी ठंडे एनवायरनमेंट में रखा है, सराउंडिंग में रखा है, इसका टेम्परेचर T0 है। आवाज आ रही है ना। वही कि पानी ऐसा कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T है और उसको T0 टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखा है या एनवायरनमेंट में रखा है। तो हमको पता है कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट में रखेंगे तो एनवायरनमेंट में हीट लॉस होगा ना। तो देखो ध्यान रखना कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ ऑफ रेडिएशन में दो एजम्पशन मानते हैं, है ना। तो सबसे पहला एजम्पशन तो ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से एनवायरनमेंट में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो केवल रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। वैसे तो नॉनसेंस ध्यान रखना कि वैसे तो नॉनसेंस एजम्पशन है। वैसे तो हमको पता है कि किसी भी गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो जो हीट ट्रांसफर होता है मेनली किस तरीके से होता है, कन्वेक्शन के तरीके से होता है, पता है ना। हेलो, यस सर। है ना। हीट ट्रांसफर की सबसे पहली क्लास में बताया था कि कोई भी गर्म चाय हो या गर्म पानी हो, उसको ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के तरीके से होता है, या और परफेक्ट शब्दों में बोले तो ये प्री कन्वेक्शन के तरीके से होता है। लेकिन, है ना, लेकिन ये जो रेडिएशन वाला न्यूटन्स लॉ है उसमें हम महामूर्खों टाइप से मानते हैं कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसमें मानते हैं कि कन्वेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन के तरीके से हो रहा है। तो मूर्खतापूर्वक एजम्पशन है। क्या डिस्टर्बेंस है। बच्चों आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, मैं एक बार सेव कर देता हूँ जो लिखा है उसको, है ना। ठीक, चलो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा एक बाहर का डिस्टरबेंस था, है ना। तो एक बार कई बच्चे लेट भी आए, एक बार मैं शुरू से थोड़ा बता देता हूँ, है ना, ध्यान से सुन लेना। तो हमने विम का डिस्प्लेसमेंट लॉ कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम रेडिएशन का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेडिएशन का न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ये तो जैसे कैलोरीमेट्री के कई सारे क्वेश्चन में एनवायरनमेंट में हीट लॉस की बात की थी, याद है ना। हेलो, यस सर। तो हमने पढ़ा होगा कि कैलोरीमेट्री के काफी सारे क्वेश्चन में एनवायरनमेंट में हीट लॉस की हमने बात की थी। जैसे कि कोई भी गर्म पानी है उसको एनवायरनमेंट रखेंगे तो इससे भी हीट लॉस होगा। कोई गर्म चाय कॉफी है इसको भी एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हीट लॉस होगा। और प्रैक्टिकली तुम ध्यान रखना, है ना, मैथमेटिकली नहीं प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाली जो चीजें हैं, है ना, गर्म चाय गर्म कॉफी इस टाइप से ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाली चीजें हैं, उसमें अगर कभी भी एनवायरनमेंट में हीट लॉस हो रहा हो तो समझ जाना कि वो न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग होता है। वो एक बार देखते हैं कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में हीट लॉस किस टाइप से होता है ना। ये इसको परफेक्ट शब्दों में बोलते हैं न्यूटन्स। शुरू से बताया था, थोड़े से बच्चे लेट भी आए थे, है ना, ध्यान से लिखना। तो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई गर्म चाय है गर्म पानी है, इस टाइप से कोई भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर का कोई गर्म ऑब्जेक्ट है और उसको ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखा है, मतलब सराउंडिंग में रखा है, ठीक है ना।
तो टी टेम्परेचर का कोई गर्म ऑब्जेक्ट है और उसको ठंडा करने के लिए टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरमेंट या सराउंडिंग में रखा है। तो ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट हो, ऑर्डिनरी मतलब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस टाइप से ऑर्डिनरी टेम्परेचर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसको ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखें तो हीट न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है। वो हमको देखना है कि एनवायरमेंट में लॉस किस रेट से होगा वो देखना है, और तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन ये देखना है। तो ध्यान रखना कि इस न्यूटन्स कूलिंग लॉ में हम दो एजम्पशन मानते हैं। ध्यान रखना कि पहला एजम्पशन तो ये मानते हैं कि इस बार जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ओनली रेडिएशन के तरीके से हो रहा है, बाकी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल है। तो ध्यान रखना कि बहुत मूर्खतापूर्वक एजम्पशन है ना, अगर प्रैक्टिकली देखें है ना हमारे ध्यान रखना कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली तो किसी भी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखें तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के तरीके से होता है और रेडिएशन के तरीके से केवल 20% ही होता है। दिमाग के शुरू में बताया था ना। हेलो यस सर। Yes, sir. चीज ये है कि किसी भी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखें तो 80% जो हीट निकलती है वो कन्वेक्शन के तरीके से निकलती है, रेडिएशन के तरीके से केवल 20% ही निकलती है। लेकिन कन्वेक्शन को इस लेवल पर हम स्टडी नहीं कर सकते, तो इस लेवल पर हम महामूर्खों टाइप से मानते हैं कि इस बार कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल है। बस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल है तो मूर्खों टाइप से ही मानेंगे कि जो भी हीट निकलेगी वो रेडिएशन के तरीके से निकलेगी, इसीलिए इसको न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन बोलते हैं। तो पहला एजम्पशन तो ये कि कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब जो भी हीट निकल रही है वो रेडिएशन के तरीके से निकल रही है। और दूसरा एजम्पशन है ना, दूसरा एजम्पशन हम ये मानते हैं, तो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है ना। दूसरा एजम्पशन ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है ना। जैसे मान लेते हैं कि है ना, मान लेते हैं कि कोई 37 डिग्री टेम्परेचर का कोई गर्म पानी है, उसको ठंडा करने के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रख रहे हैं। तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में तुमको टेम्परेचर डिफरेंस जरा दिखेगा, सुने हो ना, लिख देता हूँ एक बार। तो मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई गर्म पानी है और उसको ठंडा करने के लिए 27 डिग्री वाले एनवायरमेंट में रख रहे हैं। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड में तुमको टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा लिखेगा, लेकिन केल्विन में परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल होगा। तुम बताओ कि 37 डिग्री इसको केल्विन में क्या लिखेंगे, 310 केल्विन, और 27 डिग्री इसको केल्विन में 300 केल्विन। तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में तुमको परसेंटेज डिफरेंस ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन केल्विन में परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम है। सही बोला? यस सर। ठीक है। तो न्यूटन्स sir. कूलिंग लॉ में आवाज नहीं, न्यूटन्स कूलिंग लॉ में दो एजम्पशन मानते हैं ना। तो आगे बताऊंगा नहीं है कि कोई भी गर्म पानी है उसको ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखा है, और न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन में दो एजम्पशन मानते हैं। पहला एजम्पशन ये मानते हैं कि कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है, तो जो भी हीट निकल रही है केवल रेडिएशन के तरीके से निकल रही है। और दूसरा एजम्पशन ये मानते हैं कि इस बार इस ऑब्जेक्ट का और एनवायरमेंट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट का केल्विन टेम्परेचर T और एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर T नॉट दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। बस इस केस में है ना, इस केस में बॉडी से रिजल्टेंट किस रेट से हीट निकलेगी वो देखना है। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम खुद बताओ है ना, तुम खुद बताओ कि इसमें मान रहे हैं कि इसमें मान रहे हैं कि कन्वेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो फिर बॉडी से जो भी हीट निकलेगी वो रेडिएशन के तरीके से निकलेगी। बस रेडिएशन के तरीके से नेट किस रेट से हीट निकलती है वो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में पढ़ चुके हैं, याद है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर?
तो कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है, जो भी हीट निकलेगी वो रेडिएशन के तरीके से निकलेगी, और रेडिएशन के तरीके से रिजल्टेंट किस रेट से हीट निकलती है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में पढ़ चुके हैं। तो हमको पता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग टी टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट हो, वो टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रखा हो, तो नेट हीट निकलने की रेट कितनी होती है बताओ? E है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, बताया था ना। तो कह सकते हैं कि रेडिएशन के तरीके से हीट निकल रही है ना, तो स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी से नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी? E है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। लेकिन इस बार हमको है ना लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इस बार ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट के भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सही कहा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दोनों के भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है ना, मतलब केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो उस केस में हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना। तो चलो उसके लिए ऐसा करते हैं कि है ना, नेट हीट निकलने की रेट कितनी होती है, नेट हीट निकलने की रेट कितनी होती है? E है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, या चाहो तो छोटे बच्चों टाइप से फैक्टर से भी कर सकते हैं। चलो हम फैक्टर से कर लेते हैं। तो स्मार्टली बताओ, है ना, तो स्मार्टली बताओ कि टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, इतना तो आता होगा ना जिसके फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। फिर टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर के भी और फैक्टर कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर के और फैक्टर करेंगे तो टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट ही आ गया। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना No, बस sir. नेट निकलने की रेट E है सिग्मा और इसके फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, है ना, इंटू टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, ये फैक्टर कर सकते हैं। बस अब अपना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, बस अब अपना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना। तो इस बार है ना, इस बार हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, है ना, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट की टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट का केल्विन टेम्परेचर सेम है, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो तुम बताओ स्मार्टी कि, है ना, स्मार्टी बताओ कि टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसमें जो टी उसको भी टी नॉट बोल सकते हैं। तो तुम खुद बताओ, लिख देता हूँ, खुद बताओ कि टी और टी नॉट मतलब ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट की केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो बताओ इस टी को भी अप्रोक्सीमेटली टी नॉट लिख सकते हैं, तो टी प्लस टी नॉट को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 2 टी नॉट। प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, No, sir. तो ये दोनों की केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है ना, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो जो टी है उसको भी अप्रोक्सीमेटली टी नॉट लिख सकते हैं, तो टी प्लस टी नॉट के एडिशन को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट, और यहाँ भी टी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली टी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर मतलब इस पूरी चीज को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। तो बस ये कह सकते हैं कि दोनों का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम हो, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो टी प्लस टी नॉट को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट और टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अब, है ना, अब एनवायरनमेंट में, है ना, अब एनवायरनमेंट में हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। E है सिग्मा, ये 2 टी नॉट स्क्वायर इंटू 2 टी नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टी नॉट क्यूब इंटू टी माइनस टी नॉट ये हो गई। इसको थोड़ा सुंदर टाइप से जमा देता हूँ, सुंदर टाइप से जमा देता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4 टी नॉट क्यूब ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 4E सिग्मा टी नॉट क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट है, तो 4E सिग्मा टी नॉट क्यूब ए इंटू टी माइनस टी नॉट, ये लिख सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि दोनों का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो उस केस में
एनवायरमेंट में नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी 4E सिग्मा टी नॉट क्यू ए इंटू टी माइनस टी नॉट ये होगी। अब बताओ ये पूरी चीज कांस्टेंट है ना, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। तुम बताओ तुम बताओ कि 4 भी कांस्टेंट होता है, उस बॉडी की इमिसिविटी भी कांस्टेंट होती है, सिग्मा भी कांस्टेंट होता है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तुम बताओ कि एक चाय ठंडी होगी तो क्या उससे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? हेलो, Negligible. No, sir. अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा, है ना। इतनी सी चाय से एनवायरमेंट में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो बोल सकते हैं कि 4 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर टी नॉट भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी और इस पूरी चीज को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं। चलो तो बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना। तो बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर ओनली रेडिएशन के तरीके से हो और ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट की भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो। तो उस केस में, है ना, उस केस में नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी बताओ, अप्रोक्सीमेटली के इंटू टी माइनस टी नॉट, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट की टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो तो उस केस में नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली टी माइनस टी नॉट पर, तो ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होती है और यही जो लॉ होता है उसको न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन बोलते हैं। लिख भी देता हूं मैं लिख देता हूं कि अगर, है ना, अगर ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट की टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो तो उस केस में एनवायरमेंट में जो हीट निकलने की रेट होती है अप्रोक्सीमेटली टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शन होती है और यही जो लॉ है उसको न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन बोलते हैं। कर लोगे इसको? यस सर। सर यहाँ पे, तो नहीं है? सर यहाँ पे टी माइनस टी नॉट टेंडिंग टू 0 नहीं होगा? यार 0 होगा तो फिर तो पूरी नेट रेट ऑफ हीट लॉस से 0 आ जाएगा। हमको नॉन जीरो आंसर चाहिए, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। ये तुमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा होगा, है ना। कोई की हीट निकलने की रेट स्मॉल होगी लेकिन कितनी होगी उसके लिए इसको तो जिंदा रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। ये ना लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में ये चीज सुनी होगी। तो ये हमने देख, ये तो एक बार इसकी डेरिवेशन को भी शॉर्ट में समराइज करो क्योंकि ये भी अपने पूछी आती है कई बार, है ना। तो एक बार इसकी डेरिवेशन को भी फटाफट देख लेना, ध्यान से देख लेना। वही अभी हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल केस कि कोई भी गर्म चाय है ना या कोई भी गर्म पानी है उसको ठंडा करने के लिए टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रखा है और न्यूटन्स कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन मानते हैं कि कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है तो हीट रेडिएशन के तरीके से निकलेगी और दूसरा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट की भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब दोनों का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो उस केस में नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी वो देखना है बस। तो बस फटाफट कर सकते हैं कि होता है इस बार कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है सॉरी, इस बार कन्वेक्शन नेग्लिजिबल है तो जो भी हीट निकलेगी वो रेडिएशन के तरीके से निकलेगी। और हम पढ़ चुके हैं ना, हम पढ़ चुके हैं कि टी टेम्परेचर का कोई ऑब्जेक्ट हो, ये टी नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग या एनवायरमेंट में रखा हो, बताओ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी से नेट हीट निकलने की रेट E सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये तो एग्जैक्ट होता है। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि बॉडी और एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो तब फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि इसके फैक्टर कर दो, तो हीट निकलने की रेट में E सिग्मा को ऐसे ही और इसके फैक्टर करेंगे ना, तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर के और फैक्टर करेंगे तो टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। बस अब हम अपना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है
बताओ टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो जो टी है उसको भी अप्रोक्सीमेटली टी नॉट लिख सकते हैं, तो टी प्लस टी नॉट के एडिशन को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट और टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर के एडिशन को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट स्क्वायर। लेकिन यहाँ टी इक्वल टी नॉट मत लिख देना वरना जीरो आंसर आ जाएगा, हमको कुछ ना कुछ नॉन जीरो आंसर चाहिए। प्लस टी प्लस टी नॉट को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट और टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 2 टी नॉट स्क्वायर। तो बताओ अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ध्यान रखना कि अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस बार नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, 4e सिग्मा टी नॉट क्यूब a इंटू टी माइनस टी नॉट। बताओ 4e सिग्मा टी नॉट क्यूब सब कांस्टेंट है, तो इनको कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं बस। नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, k इंटू टी माइनस टी नॉट, है ना। तो नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी, बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, तो बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि हीट केवल रेडिएशन के तरीके से निकले और बॉडी और एनवायरनमेंट की भी टेम्परेचर डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में बॉडी से जो भी हीट निकलेगी वो न्यूटन्स कूलिंग लॉ से निकलेगी, और न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग अब नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, k इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ k का भी ध्यान रखना, ये बताओ इस k का अगर ऑपरेशन करें तो k के अंदर तुमको क्या मिलेगा, ध्यान रखना है ना कि इस k का भी ऑपरेशन करें तो k के अंदर क्या छुपा हुआ होगा, 4e सिग्मा टी नॉट क्यूब ये छुपा होगा, सही बोला। Yes, sir. Yes, बस sir. एनवायरनमेंट में नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली k इंटू टी माइनस टी नॉट, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो तो एनवायरनमेंट में हीट निकलने की जो रेट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होगी, ये बोल सकते हैं। तो न्यूटन कूलिंग लॉ फॉर रेडिएशन बता दिया। अब देखो ये तो ध्यान देना, ये तो अपनी इंडियन बुक में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया, है ना, तो ध्यान रखना कि अपनी इंडियन बुक में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, लेकिन अब असली चीज बता रहा हूँ, है ना, असली चीज बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें, है ना, ध्यान रखना कि अगर हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी गर्म पानी है उसको ठंडा करने के लिए अगर एनवायरनमेंट में रखें, तो मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली किसी भी गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो मेनली हीट लॉस कन्वेक्शन के तरीके से होता है ना। तो कभी ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो जो हीट निकलती है मेनली कन्वेक्शन के तरीके से निकलती है, और हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें, है ना, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो हीट लॉस मेनली कन्वेक्शन के तरीके से होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन के तरीके से रेट ऑफ हीट लॉस एच इंटू टी माइनस टी नॉट होता है, जहां एच कन्वेक्शन कोफिशिएंट होता है। तो ये फॉर्मूला भी इसके जैसा ही आ गया ना, हेलो। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, ये तो मैंने किताबी चीजें बता दी, बाकी अगर प्रैक्टिकली देखें, है ना, ध्यान रखना कि अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो जो भी हीट निकलती है मेनली कन्वेक्शन के तरीके से निकलती है, और हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन के तरीके से भी हीट निकलने की लॉस, है ना, वही कन्वेक्शन के तरीके से भी हीट निकलने की रेट वो भी एच इंटू टी माइनस टी नॉट होती है, मतलब कन्वेक्शन में भी रेट ऑफ हीट लॉस इसी पैटर्न का होता है। तुम बताओ कि भले ही करने का तरीका गलत है लेकिन अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, है ना, ए की जगह एच आ जाएगा, तो करने का तरीका भले गलत हो लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। सही कहा मैंने, हेलो। Yes, sir. तो प्रैक्टिकली कन्वेक्शन के तरीके से निकलती है लेकिन कन्वेक्शन के तरीके से भी रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला इसी के जैसा आता है कि ए की जगह एच इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ध्यान रखना कि भले डेरिवेशन करने का तरीका गलत है लेकिन फिर भी जो आंसर है वो सही है। आंसर कंडक्ट, है ना, आंसर रेडिएशन में भी उसी तरीके का आता है और कन्वेक्शन में भी उसी तरीके का आता है। अब एच सी वर्मा की बुक में वो 2 कदम आगे बढ़ गए, है ना, ध्यान रखना कि एच सी वर्मा की बुक में 2 कदम आगे बढ़ गए, तो एच सी वर्मा की बुक में क्या किया है कि एक्चुअली हीट लॉस कन्वेक्शन के तरीके से भी होगा और रेडिएशन के तरीके से भी होगा, सही बोला। Yes, sir.
है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बोल सकते हैं कि कभी गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखें तो हीट लॉस 80% कन्वेक्शन के तरीके से और 20% रेडिएशन के तरीके से। चलो फटाफट बताओ कि कन्वेक्शन के तरीके से हीट निकलने की रेट कितनी होगी, HA इंटू टी माइनस टी नॉट, और रेडिएशन के तरीके से हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, K इंटू टी माइनस टी नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेट हीट निकलने की रेट H प्लस के A इंटू टी माइनस टी नॉट। तो इन्होंने H प्लस के उसको कोई दूसरा कांस्टेंट K डैश बोल रखा है, तो भी अल्टीमेटली फॉर्मूला K डैश A इंटू टी माइनस टी नॉट की फॉर्म में वही आएगा। सही कहा? Yes, sir. ये मैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि इसको करने का तरीका गलत है लेकिन आंसर जो है वो सही है। कन्वेक्शन को भी कंसिडर करो तब भी आंसर उसी फॉर्म में आएगा। आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. हाँ बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ, तो बस ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ को मैंने सब टाइप से बता दिया, मैथमेटिकली बताया, प्रैक्टिकली बताया, सब टाइप के बताया, लेकिन अब तुमको है ना अब तुमको गधों टाइप से इतना डिटेल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिकली एक ही चीज ध्यान रखना है ना। तो आगे मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में नहीं, बस प्रैक्टिकली एक ही चीज ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एनवायरनमेंट में जो हीट लॉस होता है वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस टाइप से, इस टाइप के ऑर्डिनरी टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें एनवायरनमेंट में जो हीट लॉस होता है न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो एनवायरनमेंट में जो हीट लॉस होगा वो किस रेट से होगा, K इंटू टी माइनस टी नॉट। उसमें K के अंदर H भी आ सकता है, H प्लस K कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। कभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? No, sir. ये तो अगर कोई पूछे, सुना है ना, कोई पूछे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कोई चाय उसको ठंडा करने के लिए तीनों टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखा है, अगर कोई पूछे कि चाय से एनवायरनमेंट में नेट रेट ऑफ हीट लॉस कितनी होगी, तुरंत आना चाहिए कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हैं, बताओ एनवायरनमेंट में जो भी हीट निकलेगी वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो बस आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट में हीट निकलने की रेट कितनी होगी, K इंटू टी माइनस टी नॉट होगी, दैट्स ऑल। आगे बढ़ जाऊं? Yes, हेलो, sir. Yes, तो sir. इससे हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन कूलिंग लॉ जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का छोटा भाई है। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से प्रूव किया था। अब देखो आगे हम न्यूटन कूलिंग लॉ के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना कि आगे हम न्यूटन कूलिंग लॉ के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे और कब न्यूटन कूलिंग लॉ लगाएंगे। दोनों भाई भाई है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बड़ा भाई और न्यूटन कूलिंग लॉ छोटा भाई। तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि कब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे और कब इसका छोटा भाई न्यूटन कूलिंग लॉ लगाएंगे। तो देखते ही है ना, सॉरी, वो देखते ही दिमाग में आना चाहिए। तुम बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट की टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तब, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो फिर हम न्यूटन कूलिंग लॉ लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट के केल्विन टेम्परेचर में जमीन आसमान का डिफरेंस हो तो फिर इसका बड़ा भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे। शक तो नहीं है किसी को? हेलो, No, sir. ये ध्यान रखना कि केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो न्यूटन कूलिंग लॉ, और केल्विन टेम्परेचर में जमीन आसमान का डिफरेंस हो तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जैसे तुमको पूछता हूँ बिल्कुल इंसानों के टाइप से प्रैक्टिकली आंसर देना है ना। देखो है ना, प्रैक्टिकली आंसर देना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी गर्म लोहे का टुकड़ा है, ठीक है ना, कोई भी गर्म लोहे का टुकड़ा है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड के किसी एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में रखा है, सुना ना? वही कि टुकड़े का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है No, sir. और उसको आवाज नहीं,
10 डिग्री सेंटीग्रेड के किसी एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में रखा है, तो नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी? बताओ इसमें क्या स्मार्ट रहेगा, न्यूटन कूलिंग लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? न्यूटन बाबा। न्यूटन कूलिंग लॉ। बिल्कुल सही। अवानी प्लीज। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो, एक मिनट, कोई स्मार्ट पर्सन हो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? स्मार्ट पर्सन प्रैक्टिकली बोल सकता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो, तब तो एनवायरमेंट में जो हीट निकलती है वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है। कई लोग, है ना, कई लोग मूर्खों टाइप से कंफ्यूज होते हैं, है ना, वही कई लोग बेवकूफ टाइप से कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री और बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है। बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट का 3 टाइम्स है, बहुत जरा डिफरेंस है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन की शरण में चले जाते हैं। ये गलत है यार, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तो मैंने इसीलिए चमका कर बताया था कि न्यूटन कूलिंग लॉ में ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में तो परसेंटेज डिफरेंस तुमको जरा दिख रहा है, लेकिन जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम दिखेगा। चलो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बॉडी का टेम्परेचर भले ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 307 केल्विन। सही बोला? तो भले 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 307 केल्विन। 303। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। वही कि टेम्परेचर 30 डिग्री है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 303 केल्विन। और एनवायरमेंट का टेम्परेचर भले ही 10 डिग्री है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 283 केल्विन। तो तुम बताओ, डिग्री सेंटीग्रेड में परसेंटेज डिफरेंस तुमको जरा दिख रहा था, लेकिन केल्विन में परसेंटेज क्या लिख दिया मैंने यार, है? तो ध्यान रखना वाली कि डिग्री सेंटीग्रेड में परसेंटेज डिफरेंस तुमको जरा दिख रहा होगा, लेकिन केल्विन में टेम्परेचर में परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम दिखेगा, 10% से भी कम दिखेगा। सही कहा? हेलो? Yes. तो डिग्री सेंटीग्रेड में तुमको जरा दिख रहा होगा, लेकिन केल्विन टेम्परेचर में परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम है, 10% से भी कम है। बस कह सकते हैं कि दोनों की केल्विन टेम्परेचर में परसेंटेज डिफरेंस बहुत स्मॉल है, या दोनों का केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसलिए इस बार जो हीट निकलेगी वो, है ना, इस बार जो हीट निकलेगी वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि बताओ इस बार नेट हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू टी माइनस टी नॉट। तो बताओ, आगे गधों टाइप से इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बस एक ही चीज ध्यान रखना कि बॉडी का अगर ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हो तो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हो, तो फिर एनवायरमेंट में हीट निकलेगी वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली K इंटू टी माइनस टी नॉट इस तरीके से निकलेगी। और कोई मूर्ख पूछे कि K के अंदर क्या क्या छुपा हो, तो तुम कर सकते हैं। तो बताओ K के अंदर तुमको क्या छुपा हो दिखेगा? K का ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा हो दिखेगा? 4E सिग्मा टी नॉट क्यूब। लेकिन वो पूछता नहीं, कोई पूछते तो बता सकते हैं। बस ऑर्डिनरी टेम्परेचर से एनवायरमेंट में हीट निकलेगी न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग। चलो इसी का अगला केस दे रहा हूं। तो इस बार भी कोई गर्म लोहे का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन है और उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन के एनवायरमेंट में रखा है। तो इस बार भी ऑब्जेक्ट से एनवायरमेंट में हीट निकलेगी। बताओ इस बार हीट निकलने की रेट के लिए अब कौन सा सही रहेगा? न्यूटन कूलिंग लॉ या उसका बड़ा भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? बिल्कुल सही बोला आप, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेटर रहेगा, क्योंकि बताओ इस बार उनके केल्विन टेम्परेचर में भी बहुत जरा डिफरेंस है। दिख रहा है ना वही कि केल्विन टेम्परेचर में बहुत जरा डिफरेंस है। बताओ, है ना, कि इस बार बॉडी और एनवायरमेंट की केल्विन टेम्परेचर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसलिए इस बार अगर हीट निकलने की रेट पूछे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हीट निकलने की रेट E है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तब क्वेश्चन आ गए तो इजीली डिसाइड कर लोगे ना? Yes, sir. ध्यान रखना कि बॉडी और एनवायरमेंट के केल्विन टेम्परेचर में जमीन आसमान का डिफरेंस हो, तो फिर बड़ा भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज करेंगे, लेकिन केल्विन टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो तो न्यूटन कूलिंग लॉ का यूज करेंगे। ये तो ये सब
मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन अब लास्ट चीज फिर से बोल रहा हूँ, अब नहीं सारी बता दी, लेकिन अब लास्ट चीज फिर से बोल रहा हूँ कि आगे फालतू इतना मैथमेटिकली नहीं, है ना, आगे फालतू इतना मैथमेटिकली नहीं, आगे बिल्कुल प्रैक्टिकली ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आगे बिल्कुल प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में तो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें एनवायरनमेंट में जो हीट निकलती है वो बस न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है, तो उसमें हीट निकलने की रेट अप्रोक्सीमेटली k इंटू टी माइनस टी नॉट, दैट्स ऑल। आगे बढ़ जाऊं, हेलो। हाँ सर। Yes. तो गर्म Yes, पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी, उससे एनवायरनमेंट से जो हीट निकलती है वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है, मतलब k इंटू टी माइनस टी नॉट इस रेट से निकलती है। तो ये न्यूटन कूलिंग लॉ हमने पढ़ लिया। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो न्यूटन कूलिंग लॉ हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना, ध्यान से देखना होगा। फिर बच्चों न्यूटन कूलिंग लॉ पढ़ लिया, अब हम न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। और तुम अच्छे ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट कोई खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट कोई खतरनाक नहीं, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी गर्म पानी ले, है ना, वही इस एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई गर्म पानी लेते हैं और उसको ठंडा करने के लिए इसको एनवायरनमेंट में रख देते हैं। कंफ्यूज तो नहीं, बिल्कुल सिंपल कि कोई गर्म पानी लेते हैं और ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रख देते हैं। तो बताओ, एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हीट निकलेगी, न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। बस हमको देखना है कि इस गर्म पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगा, उसका पूरा एक्सप्रेशन देखना है, और उसके बाद टेम्परेचर का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। स्टार्ट करते हैं ना यार। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो न्यूटन कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट को एक बार डिटेल में देखते हैं, और उसको ध्यान से देखना क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना। तो न्यूटन कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का कोई कंटेनर है ना वही। तो इस बार मान लेते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने गर्म पानी भरा है। चलो जो पानी भरा है उसका मास m मान लेते हैं, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s मान लेते हैं, और शुरू में पानी गर्म है तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल मान लेते हैं, जैसे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? वही कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने गर्म पानी भर दिया है, वाटर का मास m, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, और वाटर मान लेते हैं शुरू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो चलो इनिशियली वाटर का जो टेम्परेचर है उसको T इनिशियल मान लेते हैं। अब देखो, इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए इसको T नॉट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखते हैं, है ना, वही इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए इसको T नॉट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो हम सभी को पता है
हम सभी को होता है कि गर्म पानी को अगर T0 टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखें तो गर्म पानी से हीट निकलेगी और हमको पता है कि इस बार हीट न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। शक तो नहीं किसी को? No, sir. तुम बोल सकते हैं कि गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखेंगे तो गर्म पानी से हीट निकलेगी और ये जो हीट निकलेगी एक्चुअली न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो बस हमको देखना है कि तो पानी ठंडा होगा ना, टेम्परेचर घटेगा, तो हमको देखना है कि वाटर का टेम्परेचर किस टाइप से घटेगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप से चेंज करेगा, उसका एक्सप्रेशन बनाना है और फिर ग्राफ बनाना है। तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना मैथमेटिक्स के उसका ग्राफ बना सकता है, ठीक है ना। कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना मैथमेटिक्स के इसका ग्राफ बना सकता है ना। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि शुरू में पानी गर्म है तो शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल है ना, प्रैक्टिकली बताओ कि शुरू में पानी गर्म है मतलब शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल है। फिर हमको पता है कि न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग पानी से हीट निकलेगी और पानी से हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर घटेगा। बोल सकते हैं ना कि गर्म पानी से हीट निकलेगी, पानी का टेम्परेचर ऐसे घटेगा। और हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, बताओ लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा। सही बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना मैथमेटिक्स की लॉजिकली कर सकता है कि शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल, फिर एनवायरनमेंट में हीट लॉस होगा तो उसके कारण इसका टेम्परेचर घटेगा। और तुम बताओ कि लंबे टाइम के बाद, है ना, लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बनेगा। वो अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार इसको मैथमेटिकली करते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो एक बार इसको मैथमेटिकली करते हैं। कोई मान लेते हैं कि, है ना, मान लेते हैं कोई कंटेनर, उसमें गर्म पानी भरा है, मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, और शुरू में पानी गर्म था, टेम्परेचर T इनिशियल, है ना। अब इसको ठंडा करने के लिए T0 टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखा है। तो हमको पता है कि गर्म पानी को एनवायरनमेंट में रखेंगे तो पानी से एनवायरनमेंट में हीट लॉस होगा ना, है ना। पता है कि एनवायरनमेंट में रखेंगे तो एनवायरनमेंट में हीट लॉस होगा, है ना। हमको पता है कि मतलब लगातार हीट लॉस होगा तो पानी का टेम्परेचर लगातार घटेगा। तो चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम में पानी का टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया। कंफ्यूज तो नहीं है ना? वही बिल्कुल मैथमेटिकल करते हैं, है ना, मैथमेटिकल करते हैं। बस बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट में रखेंगे तो एनवायरनमेंट में हीट लॉस होगा तो उसके कारण पानी का टेम्परेचर लगातार घटेगा। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर, मान लेते हैं किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया, ये मान लेते हैं। बस सबसे पहले इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले इस इंस्टेंट पर, सबसे पहले इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि पानी का बहुत ऑर्डिनरी टेम्परेचर है और ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो हीट निकलती है वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है। तो तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर T है तो इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग कितनी होगी? K इंटू टी माइनस टी नॉट। सही कहा? Yes, sir. वही कि किसी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर T हो तो उस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग K इंटू टी माइनस टी नॉट होगी। बस हमको देखना है ना, हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर, हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर इस रेट से हीट निकल रही है तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो देखो ये चीज मैंने, है ना, ये चीज मैंने कंडक्शन वाले पार्ट में तुमको चमका कर बताई थी कि इस रेट से हीट निकल रही हो तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से घटेगा ये पूछे। तो उसके लिए dq लॉस बाय dt को खोल करके क्या लिख सकते हैं? माइनस ms dt बाय d स्मॉल t। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. तो कैलोरीमेट्री का ये वाला कंसेप्ट मैंने कंडक्शन के टाइम पे बताया था, तो बिल्कुल सिंपल कि किसी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर T है तो उस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट K इंटू टी माइनस टी नॉट, बस इस इंस्टेंट से हीट निकलेगी
तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि हीट निकलने की रेट को है ना, हीट निकलने की रेट को खोल कर क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। और मैंने बताया भी था कि इसमें माइनस इसलिए आता है क्योंकि हीट निकलने पर टेम्परेचर गिरता है इसलिए माइनस आता है। बस ये कर लिया। बस अब हमको टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है? हेलो, No, sir. बोल सकते हैं। इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट k इंटू टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा ये पूछे, तो हीट निकलने की रेट को खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। बस अब सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। बस ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर वाली सारी टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं। तो तुम बताओ कि उसके लिए टेम्परेचर वाली टर्म मतलब टी माइनस टी नोट को एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे, तो एलएचएस में कितना आएगा, dt ओपन टी माइनस टी नोट, और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो आरएचएस में माइनस के बाय एम एस इंटू डी टी आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? हेलो, No, sir. बस सिंपली वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, टी वाली टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में। बस आराम से बताओ तुम्हें ना, आराम से बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब रास्ता साफ है, दोनों इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन सही लिमिट के साथ करेंगे। बताओ, इधर dt है तो t की लिमिट है ना, इधर dt है तो टाइम की लिमिट। तो चलो टाइम की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू स्मॉल टी। इधर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी की लिमिट रखेंगे है ना। तो इधर dt है इससे कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर की यूनिट लिमिट रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली वाटर का टेम्परेचर कितना था, t इनिशियल, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली वाटर का टेम्परेचर कितना था, t इनिशियल, और किसी भी जनरल t टाइम पर वाटर का टेम्परेचर निकालना है, तो किसी भी जनरल t टाइम पर वाटर का टेम्परेचर कैपिटल T है। तो वही वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया, लिमिट रखी कि t इक्वल 0 पर पानी का टेम्परेचर t इनिशियल, और किसी भी जनरल t टाइम पर पानी का टेम्परेचर निकालना है तो कैपिटल T मान लेते हैं। बस इंटीग्रेट करेंगे ना, ढंग से इंटीग्रेट करेंगे। तो तुम खुद बताओ, एक मिनट तुम खुद बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 ओपन टी जैसा दिख रहा है ना। तो वही चीज क्या होता है, ये वाला एक्सप्रेशन 1 बाय टी जैसा दिख रहा है, बस t की जगह t माइनस टी नॉट हो गया है, मतलब लकीली t की जगह t की लीनियर टर्म आ गई है। और मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि t की जगह t की लीनियर टर्म आ जाए तो इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर t का कोफिशिएंट नीचे। चलो पहले पूरे का इंटीग्रेशन। स्मार्ट ही बताओ कि 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t होता है, तो 1 अपन टी माइनस टी नोट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t माइनस टी नोट। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हेलो, No, sir. तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t, तो 1 अपन टी माइनस टी नोट का इंटीग्रेशन log t माइनस टी नोट इंटू फिर t का कोफिशिएंट नीचे, तो t का कोफिशिएंट 1 नीचे आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और चलो लिमिट रखते हैं, लिमिट कहां से कहां तक, t इक्वल टू टी इनिशियल से t इक्वल टू आरएचएस में करते हैं। तो बताओ कि आरएचएस में माइनस के बाय एम एस तो कांस्टेंट है बाहर, और बचा ओनली स्मॉल टी। फटाफट बताओ कि ओनली स्मॉल टी है ना, ओनली dt का इंटीग्रेशन t आ गया, अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 है ना। चलो लिमिट रखते हैं, इधर कर लेता हूँ, लिमिट रखते हैं। तो ये आता होगा ना लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो कितना आएगा, log t माइनस टी नॉट सही बोला ना। तो अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो log t माइनस टी नॉट, माइनस लोअर लिमिट में t इनिशियल रखेंगे तो log t इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, आरएचएस में कितना आ गया, माइनस के बाय एम एस इंटू टी। सही बोला ना,
चलो इसको और सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है तो यही कर लेता हूँ। चलो तुम बताओ कि बता log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b, इनको कंबाइन करके log t माइनस टी नॉट ओपन t इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के बाय एम एस इंटू डी टी, ये हो गया बस। और आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो बताओ लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे, फिर तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है, ई की पावर, पढ़ा है ना कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ई की पावर। तो कर लेते हैं ना, बताओ। तो बताओ कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एलएचएस में क्या बचेगा, टी माइनस टी नॉट ओपन टी इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर ई की पावर बन जाएगा, मतलब ई की पावर माइनस के बाय एम एस इंटू टी। अब आगे सॉल्व कर लोगे ना यार, आगे सॉल्व कर लेना कि टी इनिशियल माइनस टी नॉट को भी ट्रांसफर कर लेना और लास्ट में तुम टी नॉट को भी ट्रांसफर कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई की पावर, क्या हो गया यार, तो टी को टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के बाय एम एस इंटू टी। बस पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ इस टाइप चेंज करेगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर dt कैसे आया यहाँ पे? क्या, सर लेफ्ट साइड में dt कैसे आया? क्या कर दिया यार, वेरिएबल सेपरेट की है, सर टेम्परेचर वाले नीचे टर्म को नीचे इधर और बाकी कचरा टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ठीक है। यस सर। कोई टी यस आएगा सर, हो सर, गया। टी नहीं टी आएगा, ठीक है ना, सही लिखा है ना। Yes, sir. यस सर, अब सही हो गया। फिर जो डेरिवेशन की इसको एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फटाफट देखते हैं ध्यान से। तो मान लेते हैं कोई भी गर्म पानी है, सॉरी ना, तो मान लेते हैं क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कोई भी गर्म पानी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है, इसको टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रखा है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि गर्म पानी को गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखेंगे। तो बताओ गर्म पानी से एनवायरमेंट में हीट लॉस होगा ना, हीट लॉस होगा तो पानी का टेम्परेचर लगातार घटेगा। टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, उसको मैथमेटिकली निकालना था। बिल्कुल सिंपल तरीका कि गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखेंगे तो पानी से हीट निकलेगी, टेम्परेचर लगातार घटेगा। तो मान लेते हैं कि हीट निकलने के कारण पानी का टेम्परेचर लगातार घट रहा है, और मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया। बस सबसे पहले इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट देखनी है। तो हमको पता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर से हीट न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट कितनी होगी, के इंटू टी माइनस टी नॉट। बस इस रेट से हीट निकलेगी तो टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो बताओ उसके लिए हीट निकलने की रेट को है ना, हीट निकलने की रेट को खोल कर क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। बस वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर की सारी टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट टी को 0 पर पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल, और किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर निकालना है तो कैपिटल टी। बस आगे इंटीग्रेट कर लोगे ना, है ना। बस आगे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना और लिमिट रखना। कोई इंटीग्रेट करके लिमिट रखोगे तो किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर इतना आ गया, ये आ गया। लेकिन क्लियरली बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट किसी को याद रह भी नहीं सकता है। कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो तुमको बोलाऊं गधों टाइप से आवाज नहीं, है ना, कोई मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अगर याद रखना हो तो एक ही चीज ध्यान रखना है ना, याद रखना हो तो बस एक ही चीज ध्यान रखना, हीट निकलने की रेट के इंटू टी माइनस टी नॉट, और टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो पूछे तो हीट निकलने की रेट को माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, दैट्स ऑल। बस यहीं तक याद रखना है, उसके नीचे की कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो, है ना। और जो मैथमेटिकल डिराइव किया उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये पता चली कि होता है हीट निकल, है ना। तो इंटरेस्टिंग चीज ये पता चली कि हीट निकलने के कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा,
वो तो कोई अनपढ़ भी बोल सकता है, लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की उससे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर घटेगा तो सही, लेकिन कैसे घटेगा? एक्सपोनेंशियली घटेगा। ये मेन चीज है। सही कहा? हेलो, Yes, sir. हीट निकलने पे पानी का टेम्परेचर घटेगा वो सभी को पता था, लेकिन जो मैथमेटिकल डिराइव किया उससे पता चल गया कि टेम्परेचर कैसे घटेगा? एक्सपोनेंशियली घटेगा, मतलब रफली टी की पावर माइनस टी के डाइस से घटेगा। आगे बढ़ जाऊं? तो सर तो ये इस हमने ग्राफ में डाउट था सर, ये इंटरसेप्ट क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या करेगा? शुरू में पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल, हीट निकल कर पानी का टेम्परेचर घटेगा, और बताओ लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर हो जाएगा। सर डॉटेड लाइन इंटरसेप्ट वही क्या दिखा है। प्रदर्शित कर रहा है ये पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हो क्या? सर इंटरसेप्ट नीचे वाला जो आप छोड़ेंगे थोड़ा सा। ये क्या करेगा? यस लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर हो जाएगा। तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा। क्या 0 डिग्री होगा क्या? No, sir. वही चीज बताई मैंने। ओके। या तो लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर 0 नहीं होगा, एनवायरमेंट के बराबर होगा। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो ये सारा कर लिया। अब चलो, अभी तो हमने ग्राफ को ऐसे तुक्के से बनाया था, लेकिन अब तो हमारे पास साक्षात मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अब ग्राफ को बिल्कुल मैथमेटिकली बना सकते हैं ना। तो ये पेज चेंज करना पड़ रहा है। चलो, पेज पूरा भर गया था, पेज चेंज करना पड़ा है, तो एक बार में जो मेन एक्सप्रेशन है वो लिख देता हूँ ना। मेन एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर घटेगा, किसी टाइम पर पानी का टेम्परेचर टी हो, है तो हम पढ़ चुके थे कि उस इंस्टेंट पर, है ना, उस इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, किसी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर टी हो, तो उस इंस्टेंट पर हीट निकलने की रेट कितनी होती है? के इंटू टी माइनस टी नॉट। हीट इस सेट से निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर किस सेट से घटेगा? तो उसके लिए हीट, है ना, उसके लिए हीट निकलने की रेट को खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, डेट्स ऑल। यहीं तक याद रखना है, और जो डेरिवेशन उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि सॉल्व करने पर टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली घटेगा, बस। ये मैथमेटिकल कर लिया। अब हम इस पे सारे ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं बोला हूँ कि ग्राफ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जेई मेंस और एडवांस में। ये न्यूटन कूलिंग लॉ के ग्राफ ज्यादा पूछे आते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो इसके सारे टाइप के ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूटन कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट में पानी का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। पहले तुक्के से बनाया था ना, लेकिन अब मैथमेटिक्स अपने सामने है। बस इस न्यूटन कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट में पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो इजीली कर सकते हैं ना, ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक हो सके हम लॉजिकली करेंगे। तो चलो, तुम बताओ कि पहले स्टार्टिंग में, है ना, तुम बताओ कि स्टार्टिंग में टी इक्वल 0 पर, तो बताओ पानी का टेम्परेचर कितना था? टी इनिशियल। सही कहा? Yes, sir. है तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में तो टी इक्वल 0 पर तो पानी का टेम्परेचर कितना था? टी इनिशियल। फिर आगे हमको प्रैक्टिकली, सॉरी ना, फिर आगे हमको प्रैक्टिकली पता है कि गर्म, है ना, प्रैक्टिकली पता है कि गर्म पानी से हीट निकलेगी, तो हीट निकलेगी तो उसके कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा। लेकिन अब तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर घटेगा तो सही, लेकिन लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली घटेगा। सही कहा मैंने? Yes, sir. तो ये मेन चीज है ना। शुरू में पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल, एनवायरमेंट में हीट लॉस होगा तो पानी का टेम्परेचर घटेगा तो सही। आवाज नहीं प्लीज। हीट निकलने के कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा तो सही, लेकिन ये जो मैथमेटिकली सॉल्व किया उससे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर घटेगा तो सही, लेकिन एक्सपोनेंशियली घटेगा, मतलब रफली ई की पावर माइनस टी के टाइप से घटेगा। और चलो, अब लंबे टाइम के बाद देखते हैं, है ना। तो अब लंबे टाइम के बाद देखते हैं, मतलब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पर देखते हैं, है ना? तो तुम बताओ, लंबे टाइम के बाद टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखना है, तो तुम बताओ कि इस एक्सप्रेशन में टी टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दें
तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, ये 0 तो पूरी चीज 0, तो लंबे टाइम के बाद टेम्परेचर कितना बचेगा T नॉट, सही कहा? Yes. Yes, sir. कंफ्यूज तो नहीं हो? ये ध्यान रखना कि शुरू में टेम्परेचर T इनिशियल, फिर हीट निकलने के कारण टेम्परेचर घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, और फिर लंबे टाइम के बाद T टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखना है। तो तुम बताओ कि इसमें अगर T टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दें तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट में तो 0, ये 0 तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा T नॉट, तो लिख देता हूँ कि लंबे टाइम के बाद या T टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पानी, मतलब लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर अप्रोक्स, क्या लिख दिया यार, है ना, लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली एनवायरमेंट के बराबर हो जाएगा। तुम बताओ, ये चीज तो हमने अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही सोच ली थी, बाकी मैथमेटिकली सॉल्व किया तब भी आंसर वही आ गया, सही कहा मैंने? हेलो, Yes, sir. ये तो ध्यान रखना, क्लियरली बोल रहा हूँ, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अब कभी भी न्यूटन कूलिंग लॉ में, है ना, कभी न्यूटन कूलिंग लॉ में पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करे वो पूछे तो उसके लिए गधों टाइप से इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अब हम पहले अनपढ़ टाइप से किया था, इसे डायरेक्ट ही करेंगे। शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल, फिर हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर घटेगा, लेकिन मेन चीज ये है कि टेम्परेचर लिनियरली नहीं घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, मतलब रफली e की पावर माइनस t के टाइप से घटेगा। और कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि बताओ लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब लंबे टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली एनवायरमेंट के बराबर, मतलब T नॉट के बराबर हो जाएगा, ये बना लिया, है ना। चलो अब इसमें कुछ और ग्राफ पूछता है वो देखना, ठीक है ना। तो इसमें कुछ और ग्राफ पूछता है वो देखना। देखो अभी तक तो हमने देखा था कि पानी का टेम्परेचर ये टाइम के साथ कैसे चेंज करा था वो देखा था, लेकिन अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में पानी और एनवायरमेंट के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वे देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में पानी और एनवायरमेंट की जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब T माइनस T नॉट है, ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा वो भी बना सकते हो, कोई डर तो नहीं है? हेलो, ठीक है। तो ये पानी का टेम्परेचर देखा था, लेकिन अब देखते हैं कि पानी और एनवायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T माइनस T नॉट, ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ भी हम, यानी इसका ग्राफ भी हम चालाकी से बना सकते हैं। चलो फटाफट बताओ कि बताओ स्टार्टिंग में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल था, तो बताओ कि स्टार्टिंग में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल था, तो पानी और एनवायरमेंट के भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T इनिशियल माइनस T नॉट, सही कहा? Yes, sir. है तो बोल सकते हैं कि शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल था, तो पानी और एनवायरमेंट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T इनिशियल माइनस T नॉट। उसके बाद तुम फटाफट बताओ ना, फटाफट बताओ कि गर्म पानी से हीट निकले, है ना, गर्म पानी से हीट निकलेगी तो उसके कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा, तो तब पानी का टेम्परेचर घटेगा तो वाटर और एनवायरमेंट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा। और बताओ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली घट रहा था, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस भी ऐसे एक्सपोनेंशियली घटेगा, मतलब e की पावर माइनस t के टाइप से घटेगा। शक तो नहीं किसी को? No, sure. बोल सकते हैं कि शुरू में टेम्परेचर डिफरेंट T इनिशियल माइनस T नॉट, फिर हमको पता है कि गर्म पानी से हीट निकलेगी टेम्परेचर घटेगा, तो पानी और एनवायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा। और हमको पता है कि टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली घट रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी एक्सपोनेंशियली घटेगा, मतलब e की पावर माइनस t के टाइप से घटेगा। और तुम बताओ कि लंबे टाइम के बाद पानी और एनवायरमेंट का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, टेंड्स टू 0, सही बोला? Yes, sir. बोल सकते हैं। ये तो बोल सकते हैं कि हीट निकलने के कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी एक्सपोनेंशियली घटेगा। और लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं कि लंबे टाइम के बाद, है ना,
लंबे टाइम के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वाटर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा। तो बताओ लंबे टाइम के बाद वाटर और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर डिफरेंट टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप का होगा, है ना, शेप ऐसा ही होगा, बस एक ही अंतर है, इसमें तो लंबे टाइम का टेम्परेचर टी नॉट, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट टेंड्स टू 0। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो हेलो सर। फिर ध्यान, ग्राफ बनाने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लॉजिकली कर सकते हैं। शुरू में टेम्परेचर डिफरेंट टी इनिशियल माइनस टी नॉट, हीट निकलने के कारण टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली घटेगा और लंबे टाइम के बाद वाटर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा। तो वाटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंट टेंड्स टू 0 होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ, अब खतरनाक चीज पूछ रहा हूं, सुनना कि खतरनाक चीज पूछ रहा हूँ कि न्यूटन कूलिंग लॉ में वाटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा आ गया। तो हमको कई बार डराने के लिए पूछता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हीट निकलने की रेट मतलब dq लॉस बाय dt, उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा? बताओ, इसी टाइप का होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम। बिल्कुल सही। तो हीट निकलने की रेट का भी ग्राफ इसी टाइप का होगा, है ना। तो देखो हमको अच्छे पता है सर ये ग्राफ टेम्परेचर के साथ है टाइम के साथ? सर बच्चों बाहर डिस्टर्बेंस है कोई कि टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ ऐसा है। तो पूछा है कि हीट निकलने की रेट मतलब dq लॉस बाय dt का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है ना। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं है ना, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि इस बार हीट न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकल रही है। और तुम बताओ कि न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हीट निकलने की जो रेट होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होती है। सही बोला? Yes, sir. ध्यान रखना, इस बार न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट निकल रही है। तो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट निकलने की जो रेट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होती है। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ ऐसा है तो प्रोपोर्शनली हीट निकलने की रेट का भी ग्राफ वैसा ही होगा। किसी को शक तो नहीं है? No, sir. तो टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ ऐसा है तो प्रोपोर्शनली हीट निकलने की रेट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना। अब चलो और जरा डराने के लिए पूछा है कि इस बार, है ना, और जरा डराने के लिए पूछा है कि इस बार रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर गिरने की रेट। तो बताओ कि टेम्परेचर गिरने की रेट को माइनस dt बाई डी स्मॉल टी बोल सकते हैं ना, उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा वो पूछा है। तो बताओ वो भी वैसा ही होगा, वो भी वैसा ही होगा। तुम बताओ कि न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट निकलने की रेट k इंटू टी माइनस टी नॉट, और बताओ हीट निकलने की रेट को खोल करके क्या लिख सकते हैं? माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर गिरने की रेट मतलब माइनस डी टी बाई डी स्मॉल टी, ये भी dq लॉस बाय dt या टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन ही होगा। सही बोला? Yes, sir. है तो ये ध्यान रखना कि dq लॉस बाय dt को खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी लिख सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि हम बोल सकते हैं कि इस बार टेम्परेचर गिरने की रेट मतलब माइनस डी टी बाई डी स्मॉल टी, ये भी हीट निकलने की रेट के प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनडायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होता है। तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस, पक्का बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ ऐसा है तो प्रोपोर्शनली हीट निकलने की रेट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, और प्रोपोर्शनली टेम्परेचर गिरने की रेट या रेट ऑफ कूलिंग का भी ग्राफ ऐसा ही होगा।
तो ये न्यूटन कूलिंग लॉ में मेन चीज होती है, तो अच्छे ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ में हीट निकलने की रेट, टेम्परेचर गिरने की रेट मतलब कूलिंग की रेट, और टेम्परेचर डिफरेंस तीनों प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब तीनों भाई बहन होते हैं। ऐसा ही ध्यान रखना, भूलोगे तो नहीं। No, sir. और थोड़ा ध्यान रखना, ये जो माइनस dt बाई डी स्मॉल टी उसको टेम्पियर गिरने की रेट या कूलिंग की रेट बोलते हैं। एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा, dq लॉस बाई dt को खोल करके माइनस ms dt बाई डी स्मॉल टी लिखा था, इसको दूसरे शब्दों में ms इंटू माइनस dt बाई डी स्मॉल टी लिख सकते हैं। तो जो dt बाई डी स्मॉल टी है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर गिरने की रेट, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हैं ना। हेलो, Yes, sir. माइनस dt बाई डी स्मॉल टी को रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ये बोल सकते हैं, या टेम्परेचर गिरने की रेट को ही दूसरे शब्दों में रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूटन कूलिंग लॉ में टेम्परेचर डिफरेंस, हीट निकलने की रेट और टेम्परेचर गिरने की रेट तीनों प्रोपोर्शन होते हैं। बस टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ ऐसा है तो प्रोपोर्शनली हीट निकलने की रेट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, और प्रोपोर्शनली टेम्परेचर गिरने की रेट मतलब रेट ऑफ कूलिंग का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। ये ध्यान रखना। चलो अब इसमें है ना, अब इसमें कुछ और ग्राफ आते हैं उसको देखना, और बहुत स्मार्टली बताना है ना। तो देखो अब हमको कई बार पूछा जाता है ना। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमको कई बार पूछा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हीट निकलने की रेट का पानी के टेम्परेचर कैपिटल टी के साथ ग्राफ कैसा होगा, सुना ना। Straight line. कई बार ये पूछा जाता है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में हीट निकलने की रेट का पानी के टेम्परेचर कैपिटल टी के साथ ग्राफ कैसा होगा वो पूछता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा चालाकी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, है ना। चलो तुम बताओ, एक मिनट तुम बताओ कि हीट निकलने की रेट केवल टेम्परेचर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती, कह सकते हैं ना। Yes, sir. ना फिर से बोल रहा हूँ, हीट निकलने की रेट का पानी के टेम्परेचर से ग्राफ बनाना है तो हमको पता है कि न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट निकलने की रेट K इंटू टी माइनस टी नॉट होती है। तो तुम सोच के बताओ कि अगर टी नॉट नहीं होता, है ना, सोच के बताओ कि अगर टी नॉट नहीं होता मतलब हीट निकलने की रेट केवल टी के, टी नॉट नहीं होता तो हीट निकलने की रेट केवल टी पर डिपेंड करती, या हीट निकलने की रेट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती, तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती। लेकिन एक्चुअली हीट निकलने की रेट टी पर नहीं, टी माइनस टी नॉट पे डिपेंड कर रही है। और ये चीज तुमने नहीं, ये चीज तुमने पैराबोला में पढ़ी होगी कि टी की जगह टी माइनस टी नॉट आ गया, मतलब ये पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन टी नॉट जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी, ऐसी होगी, है ना। तो ये चीज तुमने पैराबोला में पढ़ी होगी तुमने, है ना। ये तुमको बताऊं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x उसका ग्राफ ऐसा होता है, और तुम बताओ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एक्स नॉट हो, तो तुमको पता होगा कि पूरा पैराबोला एक्स नॉट जितना आगे की ओर खिसक जाता है, याद है। Yes, sir. यस सर। पैराबोला में पढ़ा होगा कि x की जगह x माइनस एक्स नॉट हो तो पूरा ग्राफ एक्स नॉट जितना आगे की ओर खिसक जाता है। तो वैसे ही, है ना, वैसे इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। हीट निकलने की रेट, है ना, हीट निकलने की रेट अगर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन एक्चुअली हीट निकलने की रेट टी नहीं, टी माइनस टी नॉट पे डिपेंड करे। तो तुम बताओ कि टी की जगह टी माइनस टी नॉट आ गया है तो पूरा पूरा ग्राफ टी नॉट जितना आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। और चलो कोई मूर्ख पूछे कि इसमें स्लोप का काम कौन करेगा, बताओ कौन करेगा। ये है ना, बताओ इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो इसमें स्लोप का काम k करेगा। तो बस हीट निकलने की रेट t माइनस टी नॉट पे डिपेंड करती है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी जो टी नॉट जितनी आगे की ओर खिसकी होगी। अब चलो तुमको घुमाने के लिए पूछूं कि कई बार पूछता है इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर गिरने की रेट, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर गिरने की रेट मतलब रेट ऑफ कूलिंग उसका टेम्परेचर के साथ ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा या डिफरेंट। कैसा होगा बताओ, बताओ, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होगा।
तो होता है अप्रोक्सीमेटली वैसा ही होगा, है ना। मैंने अभी तुमको बताया था, 1 मिनट, अभी तुमको बताया था कि रेट ऑफ हीट लॉस को खोल कर क्या लिख सकते हैं, -ms dt by d small t, बस रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग मतलब -dt by d small t दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस, हीट निकलने की रेट और टेम्परेचर गिरने की रेट तीनों भाई बहन है, प्रोपोर्शनल है। तो हीट निकलने की रेट का ग्राफ इस टाइप का है, तो प्रोपोर्शनल रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर गिरने का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, उतनी शिफ्टिंग होगी, बस स्लोप अलग हो जाएगा। तब इसको ट्रांसफर करोगे तो स्लोप का काम K/ms करेगा, बाकी ग्राफ का शेप तो वैसा ही रहेगा। सही बोला? सर इसमें टी 0 रखने पे इक्वेशन में तो स्लोप ये नेगेटिव आ रहा है ना, dq/dt। क्या बोल रहे हो? टी 0 रखेंगे अगर इक्वेशन में तो हाँ तो ऑब्वियसली यार, बताओ t = 0 के लिए तो ग्राफ पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नेगेटिव में ही तो आएगा। यस क्या कर रहे हो? तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी, ये कर लिया। चलो अब लास्ट ग्राफ बना रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इसलिए लास्ट वाला ग्राफ ऐसा है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। लास्ट ग्राफ देखना, देखो हमने टेम्परेचर डिफरेंस सॉरी ना, वो हमने टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाया था ना। तो हमने तो टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाया था, लेकिन कई बार पूछता है कि लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, कई बार पूछता है कि लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा वो दिखना है ना। तो देखो एक तो इसको हम लॉजिकली प्लॉट कर सकते हैं, चलो पहले तो इसको बिल्कुल लॉजिकली प्लॉट करते हैं, है ना, दिमाग लगाना है कि लॉग टेम्परेचर डिफरेंस, इसका टाइम के साथ ग्राफ पूछा है तो उसको पहले लॉजिकली प्लॉट करते हैं ना। पहले इनिशियली मतलब t = 0 पर देखते हैं, फटाफट बताओ, है ना, फटाफट बताओ कि इनिशियली वाटर का टेम्परेचर T इनिशियल है, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस T इनिशियल माइनस T नॉट, तो लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, लॉग ऑफ T इनिशियल माइनस T नॉट। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। सही बोला? हेलो, यस सर। तो बोल सकते हैं कि शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल है ना, शुरू में पानी का टेम्परेचर T इनिशियल है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T इनिशियल माइनस T नॉट, तो लॉग टेम्परेचर डिफरेंस लॉग T इनिशियल माइनस T नॉट होगा। उसके बाद लॉजिकली बताओ, है ना, उसके बाद लॉजिकली बताओ कि एनवायरनमेंट में हीट निकलने के कारण, है ना, एनवायरनमेंट में हीट निकलने के कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा, तो पानी और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा, तो लॉग टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा। और कोई बहुत स्मार्ट पर्सन है ना, है ना, कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली बोल सकता है, बताओ टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो जब इसका लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा। सोच सकते हो? Yes, sir. तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ये सोच सकता है कि टेम्परेचर घटेगा, है ना, उनको पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो जब इसका लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, मतलब लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस लीनियरली घटेगा। ये मेन चीज है, शक तो नहीं है किसी को? हेलो, कोई ध्यान रखा, शुरू में लॉग टेम्परेचर डिफरेंस लॉग T इनिशियल माइनस T नॉट, फिर हीट निकलने का पानी का टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा, तो लॉग टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा। लेकिन सबसे मेन चीज ये है ना, सबसे मेन चीज है कि टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो जब लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, मतलब लॉग टेम्परेचर डिफरेंस है वो लीनियरली घटेगा, ये लीनियरली घटेगा, इस टाइप से होगा। ये कर सकते हैं, तो तुमने लॉजिकली कर लिया, बाकी कोई मशीनी माना हो तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, है ना। तो मैथमेटिकली करना है मतलब लॉग टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। सही बोला? हेलो, Yes, sir. लॉग टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमको इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, है ना, इतनी थोड़ी जगह है तो उसमें लिख देता हूँ। बताओ लॉग टेम्परेचर डिफरेंस का एक्सप्रेशन के लिए इसका यूज करेंगे ना, तो उसमें ऐसा करते हैं कि इस नमूने को उधर ट्रांसफर करता हूँ। बताओ इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, log T माइनस T नॉट इक्वल टू log T इनिशियल माइनस T नॉट माइनस K/ms इंटू T। सही लिखा है मैंने? हेलो,
Yes, sir. लॉग टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ पूछता हूं तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इसमें उस चीज को उधर ट्रांसफर करेंगे तो लॉग टी माइनस टी नॉट इक्वल लॉग टी इनिशियल माइनस टी नॉट माइनस के बाय एम एस इंटू टी। बस आराम से बताओ, ये बताओ ये जो लॉग टी माइनस टी नॉट टी की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। और तुम बताओ इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू c प्लस mx से कंपेयर कर सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें c या y इंटरसेप्ट का काम कौन करेगा, लॉग टी इनिशियल माइनस टी नॉट, तो y इंटरसेप्ट लॉग टी इनिशियल माइनस टी नॉट। और बताओ m या स्लोप का काम माइनस के बाय ms, तो स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ नीचे जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं कि इसमें स्लोप का काम कौन करेगा, माइनस के बाय ms। लेकिन क्लियरली बोल रहा हूँ कि अपने एग्जाम में अगर एक ग्राफ आ गया तो गधों टाइप से ये पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, चालाकी से कि शुरू में टेम्परेचर डिफरेंट टी इनिशियल माइनस टी नॉट, लॉग टेम्परेचर डिफरेंट लॉग टी इनिशियल माइनस टी नॉट, फिर एनवायरमेंट में रखेंगे तो पानी का टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा तो लॉग टेम्परेचर डिफरेंस भी घटेगा। लेकिन सबसे मेन स्टेप ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो जब लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, इसलिए लॉग टेम्परेचर डिफरेंस लीनियरली घटेगा, तो ग्राफ इस टाइप का हो। कर लोगे? Yes. Yes, sir. तो ये न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट देख लिया है ना। अब इसमें न्यूटन कूलिंग लॉ की अप्रोक्सीमेट फॉर्म आती है, तो उसको मैं अभी करा नहीं पाऊंगा क्योंकि अगली क्लास का मेरा टाइम हो रहा है, तो मैं उसको रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेजूंगा। कुछ छोटी छोटी 3 चीजें रह रही थी, एक तो कार्बन रेजिस्टेंट का कलर कोड, एक ये क्यूब का रेजिस्टेंस, और एक न्यूटन कूलिंग लॉ की अप्रोक्सीमेट फॉर्म, जस्ट 10 मिनट का पार्ट है, तो उसको मैं कल रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेजूंगा, तो उससे कर लोगे कंप्लीट तुम यार? Yes, तो कल ये फ्राइडे को तो फिजिक्स की क्लास है ना, फ्राइडे को कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, तो इन तीनों को कंप्लीट करके फिर हीट ट्रांसफर की शीट कंप्लीट कर लेना, ठीक है यार? Okay. Yes, sir. तो इसकी मैं स्लाइड भेज दूंगा, तो स्लाइड से तुम इसको नोट कर लेना, ठीक है यार? Yes, sir. Next class से सर कैपेसिटी हो जाएगा। सर पेज हाँ? 5 में डाउट था क्या डाउट है? सर, ये वाला लास्ट वाला जो है ना, ये ग्राफ ही नहीं, ये टी वाला जो लाइन है इस पे टच नहीं ना करेगा? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इससे मतलब नहीं है। टच भी करता है, कर सकता है, और इनफैक्ट इसके नीचे भी जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तुम बताओ कि अगर टी इनिशियल माइनस टी नॉट अगर 1 डिग्री हो गया तो लॉग 1 कितना होता है? 1 क्या करते हो, टी इनिशियल माइनस टी नॉट अगर 1 केल्विन आ गया तो लॉग टी इनिशियल माइनस टी नॉट लॉग 1 मतलब 0 हो गया। और अगर ये टी इनिशियल माइनस टी नॉट 0.1 डिग्री है तो फिर इसका लॉग नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ये ध्यान। सर हाँ सर आप ऑफलाइन में किस बैच में पढ़ाओगे? यार अभी पता नहीं मुझे, अभी मीटिंग एंड करूं, मेरे अगली क्लास का से टाइम हो रहा है। कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा। Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कीजिएगा। हाँ सैटरडे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। डीपीपी अपने बहुत दिनों की छूट रही थी, तो डीपीपी नंबर कहाँ तक हुआ था अपना, शायद 17 तक हो गया था। डीपीपी नंबर 18 और 19 इन दोनों को कर लेना, तो सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे और हीट ट्रांसफर की शीट भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगले वीक से हम कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? करंट